नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं दिल्ली में उन स्टूडेंट्स के बीच में हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और ये विरोध पर हैं। इनका विरोध इस बात से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पीसीएस की परीक्षा इस बार करवा रही है वो गलत तरीके से करवा रही है। जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो 2 दिनों में होंगे, यानी कि एक दिन कुछ बच्चे देंगे और दूसरे दिन कुछ, और उस 2 दिनों की परीक्षा के भीतर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी लाया जा रहा है। समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इन बच्चों के बीच में हुई यही बताएंगे कि इनका एतराज़ क्यों है, इनका विरोध क्यों है और ये क्यों सड़कों पर हैं। इनको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को है। अभी तक इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, अपने कमरों में होना चाहिए था। दिन रात एक करके इम्तिहान देते हैं ताकि क्वालिफाई कर सकें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर आकर के लगातार वो देह पीटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। बावजूद इसके आकर के कहीं ना कहीं वो खड़ा हो जाते हैं जहां उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पीसी एग्ज़ाम को लेकर के इनके सामने स्थितियां कमोबेश ऐसी ही हैं। इसलिए इनके ज़रिए जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि इनकी जो मांग है वो क्या है, इनका विरोध किन बातों को लेकर के है, इनको लगता है कि नाइंसाफ़ी है तो क्यों है, और बहुत सारे सवाल जो इनके जहन में हैं उनका जवाब कोई दे सकता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही दे सकती है। लिहाजा इन सब के साथ बात करना ज़रूरी सा है। क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ है, क्या आप लोगों का विरोध है? सर, अभी तक यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी वो एक शिफ्ट में होती थी, एक दिन में होती थी। लेकिन अभी 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस दिया है कि वो परीक्षा 2 शिफ्ट में कराएगी। तो सर, हम लोग 2 शिफ्ट का विरोध करने के लिए जो है, पहले तो सर ये एक वायरल लेटर के माध्यम से ये चीज़ें पता चली थी, तो हमने ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाई थी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने सीएम सर को और जो है सीएमओ ऑफिस में और लोक सेवा, माननीय लोक सेवा के अध्यक्ष के मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने अपनी बात पहुँचाई थी कि नॉर्मलाइजेशन से समस्या क्या होंगी, त्रुटियां क्या होंगी और हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सर हम 21 तारीख को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे लगभग 1.5 से 2 हज़ार प्रयागराज के बच्चे वहां पे खड़े थे और सचिव साहब को हमने ज्ञापन के माध्यम से यह बात अवगत कराई कि इससे समस्या क्या हो गई। सचिव साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम वही करेंगे जो अभी तक होता आ रहा है और हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनके हितों का ध्यान रखेंगे। लेकिन 5 नवंबर को उन्होंने नोटिस दे दिया कि वो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे सर, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और 11 तारीख को प्रयागराज में गेट नंबर 2 पे लोक सेवा आयोग के सामने इलाहाबाद के बच्चों ने महाआंदोलन का आह्वान किया है। सर, नॉर्मलाइजेशन की समस्या ये है कि जैसे सर मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ और परीक्षा 2 शिफ्ट में है, एक 7 तारीख को 8 तारीख को। आयोग जो है प्रश्न बनाता है, उसमें बौद्ध धर्म जो है एक हॉट टॉपिक होता है जिसमें हमेशा यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो आयोग ने 7 तारीख को यह क्वेश्चन बनाया कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई हैं। तो हमें याद है कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इनका हमने क्रम लगा दिया। और उसी आयोग ने 8 तारीख को बौद्ध धर्म के दूसरे टॉपिक से प्रश्न उठा लिया कि उस समय वहाँ का शासक कौन था। हमें जैसे वह भी याद है कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हमने क्रम से उसको भी लगा दिया। तो ये बताइए कि जैसे हमारे जैसे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीएस के सभी सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से अध्ययन करके हर टॉपिक को तैयार किया है। तो आयोग यह कैसे तय करेगा कि 7 तारीख वाला प्रश्न कठिन था और 8 तारीख वाला प्रश्न आसान है? इसमें तो सर हमारा नुकसान होगा ना। पता लगा सर 7 तारीख को जो बच्चे दिए थे, यह मान लिया गया कि उनका प्रश्न टफ है और उनको इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाता है। और हमको दोनों फैक्ट तैयार था, 8 तारीख को भी हमने उसी प्रश्न का उत्तर दिया है उसी टॉपिक से, लेकिन आयोग ने यह माना कि यह प्रश्न आसान है। तो सर इसमें नुकसान तो हमारा ही होगा, चाहे हमारे भाई 7 तारीख को बैठे चाहे 8 तारीख को बैठे। सर, इसी विरोध में हम लोग सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री सर से हम लोग अनुरोध करते हैं कि सर हमारी पीड़ा को समझे। हम कोई नाली के कीड़े नहीं हैं। हम पिछले 15 दिन से कैंडल मार्च के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वर्ल्ड में सर हमारा ट्विटर हैंडल आप चेक करवा लीजिएगा, 5वें नंबर पे था। ट्रंप वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हमारे जो है हैशटैग से पीछे चल रहा था और सर हम 5 घंटा इंडिया में टॉप पे थे सर। और उसी दिन शाम को सर नोटिस दे के आप हमारी पीड़ा के साथ खेल रहे हैं, आप हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। सर, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि आप पारदर्शिता पूर्ण जो है एग्जाम तो करवा लीजिए कम से कम। सर, हर साल ये परीक्षा कराते हैं, इनका 10 प्रश्न जो है गलत रहता है। मेरे कितने ऐसे साथी हैं जिनका जो है आयोग के आंसर की से 97 क्वेश्चन था 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन रिजल्ट में उनका नाम नहीं था, उनका कट पिट के 87 नंबर हो गया जब उनकी मार्कशीट आई। और मेरे कुछ ऐसे साथी थे जिनका 87 क्वेश्चन था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको 97 नंबर का जो है मार्क्स मिला। तो आप बताइए, पहली बात तो आप जो है 150 में 10 से 15 क्वेश्चन गलत बनाते हैं और दूसरा आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो सर ये हो जाएगा कि 100 बच्चा
100 प्रश्न करने वाला, अभी तक सर क्या होता था कि आयोग के आंसर की से जब 100 क्वेश्चन होते थे तो बच्चा जो है दूसरे दिन से मुख्य परीक्षा में लग जाता था, अपनी आंसर राइटिंग करने लगता था। उसके जो है जो सेगमेंट कमजोर रहते थे, इथिक्स के, इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर के, क्या नाम है, पॉलिटिक्स के, आईआर के, उस पर वो काम करता था, ऐसे लिखता था, राइट लेटर लिखना शुरू कर देता था। लेकिन सर अब क्या होगा सर, अगर बच्चे का 100 क्वेश्चन भी है तो नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाएगा कि हो सकता है रिजल्ट है उसका 82 हो जाए, और जो बच्चा जिसका 82 रहता था आयोग के आंसर की से, वो बच्चा जो है अगले साल की तैयारी करना शुरू कर देता था। लेकिन अब वो अस्वस्थ हो जाएगा कि हो सकता है मेरा भी प्री हो जाए। तो सर उसी के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, और सर आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से, ये मुख्यमंत्री सर से यह बात कहना चाहेंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन की समस्या को समझे। सर जो है अभी जो है पिछले 15 दिन में हमने कई जो है अपने प्रतिनिधि को भी लेटर के माध्यम से कहा था कि सीएम सर के पास वो ये बात पहुंचाएं, लेकिन उसके बाद भी सर आयोग तानाशाही लगातार कर रहा है, और हम लोग हमारा मनोबल कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 11 तारीख को हम लोग लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे तब तक बैठेंगे जब तक सरकार और आयोग दोनों यह निश्चित नहीं कर लेता कि हम बच्चों के मनोबल और उसका मानसिक उत्पीड़न करना बंद नहीं करेंगे, और हमें वो एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देते हैं। और सर एक बात और कहना चाहते हैं कि हम किसी तानाशाही सरकार और किसी आयोग के सामने भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हम एक संवैधानिक संस्था और जनता के द्वारा चुनी सरकार के लिए अपने संवैधानिक हक की मांग करने जा रहे हैं। और नोटिस, और सर हम नोटिस मांगने नहीं सर, नोटिस आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ से कह रहे हैं कि दिल्ली से 2000 बच्चे अपने प्रयागराज के साथियों से ये कह रहे हैं कि आप 11 तारीख के लिए तैयार रहिए। 11 तारीख को सुबह दिल्ली से 2000 बच्चे आपके साथ कंधा से कंधा मिला के तब तक लड़ेंगे जब तक आयोग और तानाशाही सरकार हमें एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देती है। और नोटिस मांगने नहीं, लेने जा रहे हैं और लेके वापस आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। ये नौजवान जो हैं, ये मेधावी छात्र हैं, ये अपने अपने घरों से आते हैं कुछ उम्मीद के साथ, घर वाले भी उम्मीद पाले बैठे होते हैं, ये लगातार मेहनत करते हैं, माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतर सकें, इसके लिए दिन रात एक किए रहते हैं। और ये सवाल जो है बहुत वाजिब है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो आधार क्या होगा। अगर एक सवाल है, आप कहते हैं कि ये सवाल कठिन है और दूसरा सवाल आसान है, आसान वाले सवाल को आप नंबर ज़्यादा देते हैं, तो ये तय कैसे होगा। दूसरा ये है कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन का फैसला किया है, कारण क्या है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या, सरकार ने अगर इस तरह से फैसला किया है तो सरकार उसका कारण क्या बताती है। सर मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी हूं। हमें बड़ी निराशा है कि हमने 2017 में ये सरकार हम छात्रों से ये वादा करके आई थी कि हमारे साथ जो पूर्व में सरकारों में या आयोग में जो हमारे साथ गलत हुआ था, ये सरकार ने हमसे वादा किया था कि आप लोगों के साथ नहीं होगा। तो जिस समय हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस समय हमें अपने कमरों में अपने घरों में रह के किताबों के साथ होना चाहिए, उस टाइम पे सरकार और आयोग की दोषपूर्ण नीतियों के कारण आज हम सड़कों पे रात में बैठे हुए हैं। हमें समस्या परीक्षाओं से नहीं है, ये दिसंबर 7-8 दिसंबर या 2 दिसंबर को ले लें, बस हमारी डिमांड है कि परीक्षा जो है एक शिफ्ट में होनी चाहिए। हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से समस्या है, क्योंकि सरकार फरवरी में एग्ज़ाम आर.ओ. का एग्ज़ाम होता है, फरवरी में पेपर लीक हो जाता है। पेपर अगर लीक होता है तो ये सरकार दोषी इसमें सरकार है, हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम तो पैसा दे के पेपर देने जाते हैं। आपके पास, अगर आयोग के पास, सरकार के पास अपना सरकारी प्रेस तक नहीं है कि जो पेपर छाप सके, क्योंकि इसके पहले जो पेपर लीक हुआ था आर.ओ. का, वो कलकत्ता के प्रेस से ही लीक हुआ था। तो ये हमारी समस्या नहीं है। दूसरा, एसओपी में चेंज करते हैं, ये बीच में गाइडलाइन आती है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जो पेपर होगा वो मुख्यालय से 10 किलोमीटर के बीच में जो सरकारी विद्यालय होंगे उन्हीं विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि क्या कानून का जो शासन है सिर्फ वो मुख्यालय के 10 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। जिले के और विद्यालय क्या अयोग्य हैं? 75 जिलों में से अभी आयोग का जो नोटिस हमें मिला है 2 शिफ्ट में पेपर का, 41 जिलों पर मिला है। इसका मतलब है कि और जिले की जो शिक्षा प्रणाली है, विद्यालय है, इतने बेकार हैं कि आप पेपर भी नहीं करा सकते हैं। या तो विद्यालय उस लायक नहीं है, या तो आपका जो है, या तो प्रशासन की लाचारी है कि आप वहाँ सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, ये सरकार की समस्याएं हैं, ये हमारी समस्याएं नहीं हैं। हमारी समस्याएं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को है। आप 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं, आर.ओ. का 3 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। एक शिफ्ट में पेपर पूछा जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे में पूछा जाएगा आंग्ल अफगान युद्ध। कौन से फार्मूले से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रश्न कठिन है और कौन सा प्रश्न सरल है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसके साथ साथ आप परसेंटाइल का भी जो इनका नोटिस आया आयोग का, उसमें परसेंटाइल इन्होंने दे दिया हमको। अब परसेंटाइल में ये होता है, वो पूरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, कि एक पाली में कितने बच्चे बैठते हैं। अब उसमें वही हाल हुआ कि जैसे विकसित राष्ट्र हैं, एक पाले में कर दिया जाए, अल्प विकसित राष्ट्र एक में कर दिया जाए, तो दोनों में इक्वलिटी कैसे आप करेंगे? CSET का पेपर है जिसमें इनकी विज्ञप्ति में है कि 33% पास होना है, उसमें
परसेंटेज में आप परसेंटाइल कैसे लगाएंगे? उसमें सीसैट के पेपर में आप कैसे परसेंटाइल लगाएंगे? और अगर उसमें परसेंटाइल नहीं लगाएंगे तो राइट टू इक्वलिटी का यह हनन नहीं हो रहा है, ये हमारे आर्टिकल 14 का हनन नहीं हो रहा है। तो सरकार बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और प्लस अगर कुछ मंशा सरकार की ऐसी थी या आयोग में कुछ ऐसा चल रहा था तो पेपर 8 महीने बाद ये कंडक्ट कराने की नोटिस आई है, 8 से 9 महीने के बाद। बीच में कम से कम हमसे या चीज़ों से पूछा गया होता कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है या चीज़ें हैं, आप लोग अपना मत दें या जो भी चीज़ें। आप एक रात में आते हैं 8-9 महीने बाद, आपने 8-9 महीने बाद तक तो बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे बहुत सी बहनें हैं ऐसी, बहुत सी लड़कियां लड़के तो कहीं से पार्ट टाइम जॉब करके कुछ करके मेहनत मजदूरी करके भी जो फाइनेंशियली नहीं सक्षम है वो पढ़ लेते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो विवाहित हैं, अपने घर का भी काम करती हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने माँ के गहने, बहुत से बच्चे हैं जो अपने घर की ज़मीनें गिरवी रख के आके पढ़ रहे हैं। ये सरकार, ये आयोग ये क्यों नहीं सोचा कि वो बच्चे 9 महीने कैसे रहेंगे बिना पेपर के? पूरा साल हमारा ख़त्म होने को आया है, दिसंबर 2024 में हमारा कोई पेपर नहीं हुआ। हम पूरे साल अपने कमरों में पैसे से कैसे हम रहे हैं, ये संवेदनशीलता सरकार को या आयोग के लोगों में क्यों नहीं आ रही है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आयोग अभी उसी प्रदेश में जहाँ पे आयोग लोकसेवा आयोग है, इलाहाबाद में 78,000 करोड़ का बजट है कुंभ का। आप 40 करोड़ को कुंभ का स्नान कराने को तो तैयार हैं। अब 5,74,000 का पीसीएस का पेपर आप 2 शिफ्ट में नहीं करवा पा रहे हैं। आप 11.5 लाख बच्चों का आर का पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी लाचारी है। अभी मैं 2025 में हाई स्कूल में 28 लाख बच्चे इनरोल हैं बोर्ड पेपर में। तो ये अगर औसत अगर हम दोनों पेपरों का लें, आरओ का और पीसीएस का भी औसत छात्र लें तो 7 से 8 लाख आएंगे। तो ये 7-8 लाख बच्चों का पेपर ये नहीं करवा पा रहे हैं एक शिफ्ट में, तो ये 28 लाख बच्चों का पेपर कैसे कराएंगे? दूसरी चीज़ है कि पहले भी आयोग में भ्रष्टाचार के मामले आते रहे हैं। अंजू लता कटियार को आप देखिए, उनकी संलिप्तता पाई गई थी, आज वो कहीं पोस्ट, उनकी बेल हो गई है, आज वो पोस्ट पे हैं। जिस सरकार की में वो थी, आज वो सरकार आएगी तो शायद किसी और उच्च पद पे जाएं। अभी कुछ दिन पहले आरओ के पेपर में जो व्यक्ति एक प्रिंसिपल हैं, एक प्रिंसिपल लेडी प्रिंसिपल थी जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, उनको भी बेल दी गई। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, दरअसल 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आपको मैं साफ कर दूं। इनका कहना यह है कि पीसीएस की परीक्षा 5.5-6 लाख बच्चे हैं, 5.5-6 लाख बच्चों का इम्तिहान आप एक पाली में एक दिन में नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जब 2 दिनों में आप इम्तिहान करवाते हैं तो आप नॉमिनेशन का प्रोसेस लेकर के आते हैं कि ये पेपर कठिन था, ये सवाल कठिन था, ये आसान था, उसके आधार पर मार्किंग देंगे, ये नाइंसाफ़ी है। तीसरी बात यह है कि आपने बहुत कम समय के दरमियान, यानी कि 7 और 8 दिसंबर को इम्तिहान है और महीने भर पहले आप इस बात को कहते हैं कि हम ऐसे परीक्षा करवाने जा रहे हैं, जबकि पहले सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो इसलिए ये सब लोग जो हैं, हाँ मैं बाकियों से पूछूँ। हाँ, लास्ट में मेरा ये कहना है कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ आया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार और आयोग में जो बैठे हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति हैं, इतना संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? 2024 अभी सेम प्रक्रिया है। 2024 का पेपर यदि कंडक्ट होता भी है आरओ और पीसीएस का, तो ये कोर्ट में जाएगा मैटर, क्योंकि जो बच्चा 90 क्वेश्चन करके जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा वो पेपर वो मेंस लिखेगा, और जो 120 मार्क्स पाएगा परसेंटाइल की वजह से जो बाहर जाएगा तो वो कोर्ट जाएगा। तो एक साल हमारा इन्होंने बर्बाद किया, प्लस नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारा 2025-26 सब बर्बाद होगा। और आयोग का आगे की परीक्षाएं क्या होंगी उसका भगवान ही मालिक है। तो हम कब तक झेलेंगे इसको? ये सवाल ये है कि जिन लोगों को इम्तिहान देना है, जिन लोगों को क्वालिफाई करना है, उसकी राय ली जाएगी या फिर सरकार खुद से फैसला करेगी? कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सरकार के फैसले से सहमत है। ये कोई आरक्षण का मामला नहीं है, ये कुछ लोगों को वरीयता देकर कुछ लोगों को पीछे रखने का मामला नहीं है। ये सारे स्टूडेंट्स का मामला, 5.5 लाख लड़कों का मामला है, और वो कहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। जब ये 5.5 लाख लोग सहमत नहीं हैं तो फिर सरकार अपनी तरफ से फैसला कैसे कर सकती है? एक तरफा फैसला है सरकार का। सर, मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं आजमगढ़ का हूँ, यहाँ कई साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये जो
ये जो टेक्निकल रूप से इनका भ्रष्टाचार करने का तरीका नया पैदा हुआ है, ये सबकी समझ से। और दूसरी चीज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब हमको इनके चुनाव होते हैं तो वो नियर टाइम कोविड था सर, पंचायती राज इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था, लोग मर रहे थे और इनके इलेक्शन हुए थे। तो मैं इन सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी परीक्षा नहीं आयोजित की जाए? आप अपने लिए जब जरूरत होता अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम तो रिमोट एरिया में अपने बूथ बनाते हैं चुनाव के, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो करा सकते हैं। तो क्या हम इतने असक्षम हो चुके हैं कि 6 लाख का हम लोग परीक्षा नहीं आयोजित कर सकते हैं? हम कुंभ कराने जा रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कुंभ कराने जा रहे हैं, और हमें परीक्षा नहीं, शर्म की बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ये नॉर्मलाइजेशन हमको स्वीकार नहीं है सर। वन नेशन की बात कर नहीं स्वीकार है सर, नहीं होगा सर। कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने रूलिंग दी है कि आप खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। जब आपने नोटिफिकेशन में इस चीज का मेंशन नहीं किया था, आज तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और आरओ की परीक्षा में कभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं रही, तो मिडवे आप इस तरीके से कैसे आप चेंज कर सकते हैं? दूसरी चीज है, मानविकी विषयों में नॉर्मलाइजेशन हमेशा से एक समस्या रही है। यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स, कमीशन के एग्जाम्स हैं, इनमें आप देखिए कि अगले दिन से या दूसरे तीसरे दिन से बच्चा मेंस की तैयारी में लगता है। वो 1.5 महीना, अब 3 महीने का टाइम देते हैं मेंस के लिए, वो वेट नहीं कर सकता है कि आप 1.5 महीने बाद रिजल्ट दीजिए। और 10 क्वेश्चन हमेशा ये इशू क्रिएट करते हैं, 150 क्वेश्चन ये ठीक से नहीं बना पाते। किस तरीके की पारदर्शिता आप लेकर के आएंगे? पूरी तरीके पहले ही भी आपकी अपारदर्शी व्यवस्था थी, और आप एक ऐसी प्रक्रिया ला रहे हैं। हम एक नए एज में जा रहे हैं जहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा रूट्स तक ले जाने की बात करते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एक और अपारदर्शी व्यवस्था हम लोगों पर थोप रहे हैं। ये पारदर्शिता का हनन है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। नॉर्मलाइजेशन हमें किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। 150 देश के कोने कोने में जब चुनाव हो सकता है, अंतिम छोर तक, अंतिम गांव तक, तो पेपर आयोजित क्यों नहीं सकता? नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रदेश के सिर्फ 41 जिलों में शासन का जो कानून चलता है, 75 जिलों में कानून नहीं चलता? और क्या केवल सरकारी कॉलेज में ही एग्जाम हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम क्यों नहीं सकता? ये सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते? जबकि इसके लिए हम फॉर्म भरते समय इनको 500-1000 रुपए भी पे करते हैं कि हमारा एग्जाम। सर ऐसा नहीं है, पहली बार ये जो है 5 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन ले रहे हैं 2020-21 में। इससे ज़्यादा बच्चे थे, और नॉर्मलाइजेशन एक स्कैम है। ये आज की डेट में ये स्कैम है। जैसे स्केलिंग था मेंस के दौरान, वैसे प्री में जो है ये स्कैम है नॉर्मलाइजेशन। आज तक उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया आई हो। लेकिन हम देखते हैं कि 2024 की एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन ला करके कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल तोड़ा गया है, और एक कम अंक पाने वाला विद्यार्थी परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएगा, और ज्यादा अंक पाने वाला ही परीक्षा को कम क्वालिफाई नहीं कर। इसको दर्शकों को समझाइए आप, इसको परसेंटाइल के मामले को समझाइए आप। नहीं, परसेंटाइल के नहीं, जैसे वो जो उनका रूलिंग होगा नॉर्मलाइजेशन का, उस हिसाब से वो करेंगे। दूसरी चीजें जो 2011 के बाद बदलाव हुआ है, सीसैट लाए, ऑप्शनल खत्म किए। जब आप ऑप्शनल को खत्म करते हैं तो सीसैट लाते हैं। ऑप्शनल में भी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बनी ही थी, और ये क्या है, सरकार ने वो ऑप्शनल को समाप्त करके सीसैट लाया, उसके बाद फिर मेंस में बदलाव किए, लगातार बदलाव। अब नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन एक बार अगर आ गया तो ये आने वाले नए पीढ़ी के विद्यार्थी, उनको भी बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होंगी। इसलिए मेरा मानना है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें अपने पार्टिसिपेट करेंगे, और योग्य विद्यार्थियों का चयन होगा, और जो योग्य नहीं है उनका चयन नहीं होगा। तो मैं यही मानता हूं कि ये अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं नहीं, आप लोग बैठो, देखो बहुत बड़ी तादाद में हो, मैं आप सबके पास आऊंगा, आप सबकी बात सुनूंगा। दरअसल मैं आया जैसे नॉर्मलाइजेशन से समस्या, और एक तो सबसे बड़ी चीजें हैं 2023 की शिक्षा। अभी जो 2023 का जो पेपर आरओ और पीसीएस 24 का है, ये देखिए 2 साल से लड़के इस प्रक्रिया में लगे हैं, और 2023 का पेपर अगर फाइनल अगर आप देखते हैं तो 2025 में ये 2025 में क्वालिफाई होता है। तो कहीं ना कहीं दरअसल 2-3 चीजें हैं, ये कह रहे हैं, इसको आप आराम से आप सब लोग, आप ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, दूर दराज के इलाकों से दिल्ली में आकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। मैं आ गया आपके पास, अगर आप लोग आराम से खड़ा रहेंगे तो मेरी बात हो जाएगी। देखो सरकार के, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आयोग नहीं झुकेगा। आयोग केवल सरकार की मंशा पे कार्य कर रहा है, ये तय है। जब तक और आयोग बिल्कुल सरकार चाहती है कि पेपर दिसंबर में हो, आयोग उसी की दबिश में काम कर रहा है। जब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, आयोग नहीं मानने वाला, ये लिख लो।
के दे सकता हूँ, लिख के। आता हूँ। दरअसल इनका कहना यह है कि संविधान में जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, उसका भी हनन होता है इस फैसले से। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो संवैधानिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं, उन अधिकारों का ख्याल इस परीक्षा के इस तरह के फैसले में नहीं रखा जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद है। मैं जब आया तो 1000 की तादाद में बच्चे थे और ये आपे से बाहर आक्रोश में कारण भी नजर आता है। हाँ, ये जो प्रक्रिया है कि मानकीकरण की, तो इसी आयोग ने अभी मेंस के पहले 23 के मेंस से पहली बार में मेंस में हटाया है कि प्रक्रिया जो प्री में लागू हो रही है नॉमिनेशन की, ये मेंस में भी था। वहाँ पे ऑप्शनल थे, सारे ऑप्शन अलग अलग थे, तो सारे ऑप्शनल को एक करने के लिए उनने क्वेश्चन को हटाया था। उनने कहा प्रक्रिया गलत है, इसीलिए 23 के एग्जाम में मेंस का एग्जाम बिना नॉमिनेशन के हुआ है। वहाँ मानकीकरण को हटाया है तो क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति, किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, किसी का आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री था, किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो वहाँ पे जो नंबर थे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता था। तो वहाँ पे ये एग्जाम को खुद आयोग ने माना था कि प्रक्रिया गलत है। किस आधार पे वो इस प्रक्रिया को प्री में लेके आ रहे हैं? मैं लगातार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लगातार मेंस दे रहा हूँ। मैं फाइनल सिलेक्शन को 2 नंबर से मिस किया है, तो मैं अपने दर्द समझ सकता हूँ कि जब बात पीटी की होगी तो प्री के लेवल पे ही, जहाँ बच्चा एग्जाम इसके पहले एग्जाम नहीं दिया था, तो वहाँ आप 100 क्वेश्चन करते हो, 95 क्वेश्चन करते हो, तो आपको पता होता है कि आप कितने क्वेश्चन किए हो, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत आओगे जहाँ बात परसेंटाइल की हो रही है, तो वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप कितने नंबर किए हो, कितना आपका मार्क्स, रॉ मार्क्स था, कितना चेंज हुआ। और बात यह है कि आयोग में हर साल पेपर चेंज करता है। पेपर में एक पाली पेपर करता है तो 7 क्वेश्चन बनाते हैं, 8 क्वेश्चन। जब बात 2 पाली की हो रही है और आर में जब पाली 3 पाली की बात हो रही है, तो वहाँ पे कम से कम 7 क्वेश्चन किसी पाली में, किसी में 10 क्वेश्चन गलत होगा, किसी में 15 क्वेश्चन गलत होगा। तो ये एग्जाम की जो एकरूपता कैसे बना के रखेंगे? तो आयोग एग्जाम की शुचिता को बनाए रखने में और सफल नहीं हो पा रहा है। और आयोग ने चाहते हैं कि एक ही बार में एग्जाम हो, एग्जाम एक बार में हो। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सरकार से मुख्य क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात कर सकते हैं, 100 करोड़ लोगों की वोटिंग करवा सकते हैं, तो 6 लाख लोगों का पेपर नहीं करवा सकते आप? क्या आपके दावे सारे झूठे हैं? क्या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? आप कैसे बात कर रहे हैं 1 डे 1 इलेक्शन? और मतलब अपने लिए आप सब कुछ बेटर चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आप बेटर चाहते हैं, उनको विदेश भेज देंगे। और हम मिडिल क्लास के लोग जो किसान के परिवार से, मिडिल क्लास नौकरियों के परिवार से यहाँ आए हैं, वो 4 दिन में परीक्षा देंगे? ये संभव है? आप सरकार से मेरा ये प्रश्न है, क्या सरकार के सभी दावे झूठे हैं? अगर सरकार आज के डेट में 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात कर सकता है, तो 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर क्यों नहीं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो कोई भी, जिस प्रकार से इन्होंने 70 जिलों में 41 जिलों को ही सेंटर बनाने का कार्य किया है, तो ये बताइए अगर जब इलेक्शन, चाहे वो पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, तो उनका सरकारी तंत्र अचानक कैसे वो एक्टिव हो जाता है? लेकिन वो केवल एग्जाम कराने की बात हो तो 40 जिले में वो कहते हैं कि अन्य जगह पे हम कर पाने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो क्या उत्तर प्रदेश का वो पार्ट नहीं है? क्या वहाँ पर आप प्रशासन कर पाने में असक्षम है? तो कहने का सर यही है। फरवरी में एग्जाम क्या कहते हैं लीक हुआ था आर का, और आज तक इन्होंने ये निर्णय नहीं ले पाया कि हमारा एग्जाम कब होना चाहिए। एग्जाम के होने से, जब उन्होंने दिसंबर में डेट दिया था, टेंटेटिव डेट दिया था, उसके 1 महीना पहले उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि छात्र, वो जानते थे, ताकि छात्र क्या कहते हैं आंदोलन करें, उसके बाद हम इनको लेकर के आधार बना करके हम अपने हिसाब से एग्जाम को पोस्टपोन करें। अगर इनकी नीयत सही होती तो कभी भी ये 1 महीना पहले ऐसा निर्णय लेने की हिमाकत नहीं करते। मैं सर यही कहना चाहता हूँ, एक शेयर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सरकारों ने बेरोजगार छात्रों के साथ क्या क्या नहीं किया, किसी को कवि, किसी को शायर, किसी को पागल बना दिया। यही सर सरकारों का आजकल मामला है। ये मैं क्या बताऊं? उत्तर प्रदेश की सरकार से इन सभी छात्रों की जो गुजारिश है वो ये है कि अगर आप चुनाव पूरे राज्य में करवा सकते हैं तो 75 जिलों में से सिर्फ आपने 41 जिलों को ही क्यों चुना कि ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी? 6.5 लाख बच्चों का इम्तिहान आप एक पाली में एक बार में क्यों नहीं करवा सकते हैं? अगर आप 40 करोड़ का कुंभ करा सकते हैं, अगर आप पूरे देश में एक बार में चुनाव करवा सकते हैं, तो 6.5 लाख बच्चों का एक बार में एग्जाम करवा सकते हैं। 2 पालियों में 2 तरीके से एग्जाम करवाना, फिर आप ये तय करेंगे कौन सा क्वेश्चन आसान था, कौन सा मुश्किल था, उसके आधार पर आप परसेंटाइल तय करेंगे। यानी कि फैसले जो होंगे वो आपके मुताबिक होंगे, इनकी मेधा के मुताबिक नहीं होंगे। और मेधा जो है वो तय करती है कि प्रतियोगी परीक्षा कौन पास करेगा और कौन पीसीएस बनेगा। ये एक बड़ा मसला है। जब दिल्ली में आप कभी आइएगा, आप तो देश के तमाम हिस्सों में देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी होंगे, एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन यहाँ जिन हालात में बच्चे पढ़ते हैं, जिन हालात में रहते हैं, जिन मुश्किलात का सामना करते हैं, अगर आप उनके
उनको सामने रखने के बाद इनकी मेधा, इनका कमिटमेंट, इनका संकल्प देखते हैं तो आपको लगता है कि देश के ऐसे नौजवानों के साथ सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, इंसाफ। और इंसाफ ये तय करेंगे, अधिकारी तय नहीं करते हैं। जब 6.5 लाख स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको इस तरह से इम्तिहान नहीं देना है, तो फिर सरकार कैसे कह सकते हैं कि इम्तिहान हम से लेंगे? हाँ बोलिए। हम अंतिम बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि छात्रों का महाकुंभ आयोग के गेट पे आने वाला है। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि आपने हमको मजबूर कर दिया है। आपने हमको 21 अक्टूबर कहा था आपकी भावनाओं का ख्याल करेंगे, हम आपके एग्जाम की बात करेंगे और एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, लेकिन आपने जिलों की संख्या 51 से घटा के 40 कर दी है और हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं। आप उनको क्यों सेंटर बना रहे हो? अब आयोग के गेट पे महाकुंभ होगा, जो कि जनवरी के महाकुंभ से बड़ा होगा। हम लोग आ रहे हैं 11 तारीख को 11 गेट पे लगातार आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और छात्रों के हक में सही फैसला लेना चाहिए। मेरे पास समय की बहुत कमी है, मेरा अगला शो है, टॉस करना है मुझे। सर 1 मिनट, 30 सेकंड। जो आयोग ने फार्मूला दिया है उसमें एक एनजे है, एनजे यानी जो टोटल अपियरिंग स्टूडेंट हैं। अब आप एक सिंपल फार्मूला लगा लीजिए, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट हो रहे हैं वो आपके परसेंटाइल पे पूरा का पूरा प्रभाव डालेंगे। इसलिए सर हम लोग पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं, और आयोग एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने मांग किया है, लेकिन उस संवैधानिक तरीके का जो हम लोगों की अवहेलना की गई है, तो एक ही लाइन कहेंगे सर कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। 11 तारीख को अब अरसत में ये मुझे लगता है कि ये मसला गंभीर है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, मामला हल्का नहीं है। अब अरसत में मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाना चाहता हूँ जिससे मिलकर के मैं भी अचंभित रह गया। एक ऐसा संत कहिए, योगी कहिए, जो पिछले 4 साल से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पीकर रहता है। मिलिए उनसे।